नमस्कार, मैं हूँ रिचा और आज सुनिए लेखक नीरज की लिखी स्लीप स्टोरी खानाबदोश। माधव कई वर्षों के बाद अपने एक दोस्त सुबोध के साथ संक्रांति का मेला देखने गांव जा रहा था। माधव बचपन की उन सुनहरी यादों को याद करता है जब वो मेले में अपने परिवार और दोस्तों के साथ जाया करता था। माधव उन खानाबदोश लोगों को भी सालों बाद देखने वाला था। पर उस कहानी में क्या होता है, ये आप सुनेंगे आगे की कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। माधव 8 वर्षों के बाद कोलकाता के गंगानगर शहर में संक्रांति का मेला देखने जा रहा था। वो मेले के उन पुराने दिनों को याद करके बहुत उत्साहित होता है जब वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ मेले में जाया करता था, जहां पर बहुत सारी सजी हुई दुकानें, खिलौने, बड़े बड़े झूले, अलग अलग किस्म के पकवान और बहुत सारे करतब दिखाने वाली मंडलियां वहां होती थीं, जिसको देखने के लिए
लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी रहती थी और मेले में उसका पूरा दिन कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। ये सब सोचते हुए माधव दफ्तर का काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि हाई स्कूल के बाद उसे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए घर से दूर शहर जाना पड़ा था और इसी शहर में उसे अपनी पहली नौकरी भी मिली थी, जिसके बाद वो और ज्यादा व्यस्त हो गया था। पर एक सुबह जब वो रोजाना की तरह नाश्ते के वक्त अखबार पढ़ रहा होता है तो उसे इस मेले की जानकारी मिलती है। वो बहुत खुश हो जाता है और इस बार मेले में जाने का निश्चय कर लेता है। माधव अपने कॉलेज के दोस्त सुबोध को भी अपने साथ लेकर जा रहा था, जिसने इससे पहले संक्रांति का मेला कभी नहीं देखा था। और जैसे जैसे मेले में जाने के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे ही माधव भी बहुत उत्साहित हो रहा था। ये वही खुशी और उत्सुकता के भाव थे जो उसके मन में मेले का नाम सुनकर बचपन में आते थे। तब भी वो बेसब्री से इस दिन का इंतजार किया करता था और आखिरकार वो दिन भी आ ही जाता है जब वो दोनों मेले के लिए गंगानगर शहर जा रहे थे। उनकी ट्रेन सुबह 6 बजे की थी, इसलिए वो दोनों सुबह उजाला होने से पहले ही अपने घर से निकलकर एक टैक्सी से रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं। उस वक्त सड़कें एकदम खाली होती हैं और सूर्योदय भी नहीं हुआ होता। रात का हल्का हल्का अंधेरा अब भी हर तरफ फैला हुआ होता है। वो दोनों ही खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं और सुबह के समय खिड़की से आ रही तेज ठंडी हवाएं उनके चेहरे पर पड़ रही थी तो उन दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। माधव खिड़की से अपना हाथ बाहर की ओर निकालता है तो तेज चल रही हवाएं उसके हाथ से टकराकर कहीं दूर निकल जाती थी और कुछ ही देर में उनकी टैक्सी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। फिर वो दोनों टैक्सी से उतरकर रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। सुबह के वक्त वहां ज्यादा लोग नहीं होते। कुछ लोग ही अपना सामान उठाए स्टेशन पर चलते फिरते या किसी जगह पर बैठे नजर आ रहे थे। तब तक सूरज की रोशनी भी चारों तरफ फैलने लगी थी। उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली थी तो वो दोनों उस ओर चले जाते हैं और कुछ ही देर में एक ट्रेन तेज हॉर्न के साथ प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो जाती है और लोग अपने सामान के साथ उसमें चढ़ने लगते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही भीड़ भाड़ ट्रेन के अंदर रहती है। सभी लोग अपनी सीट ढूंढने में व्यस्त होते हैं। माधव और सुबोध भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन चलने लगती है और धीरे धीरे स्टेशन पीछे छूट जाता है
और बाहर के दृश्य बदलने लगते हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। सुबोध अपने बैग से शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास परिणीता सफर में पढ़ने के लिए निकाल लेता है और माधव ट्रेन की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा होता है और ट्रेन भी अब पहले से तेज चलने लगती है। बाहर के दृश्य इतनी तेजी से बदलते हैं जिससे माधव चाहकर भी उन दृश्यों को अपनी आंखों में कैद नहीं कर पाता। 4 घंटे बाद उनका स्टेशन आने वाला होता है। ट्रेन भी अब शहर को पीछे छोड़ गांव में प्रवेश कर चुकी थी। पहले माधव को जहां बड़ी बड़ी इमारतें और मॉल नजर आ रहे थे, वहीं अब उसे दूर दूर तक फैले खेत खलिहान दिखाई दे रहे थे, जहां कुछ लोग काम करते और बच्चे बड़े खाली मैदानों में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते नजर आ रहे थे। वो भी बचपन के उन पुराने दिनों को याद करता है, जब वो भी अपने घर के बाहर ऐसे ही खेला करता था। कुछ देर तक वो ऐसे ही बाहर देखता रहता है। कुछ घंटों के बाद जब उनका स्टेशन आ जाता है तो उनकी तरह ही मेला देखने वाले बहुत से लोग ट्रेन से उतरने लगते हैं और देखते ही देखते आधी ट्रेन खाली हो जाती है और ट्रेन बाकी बचे हुए मुसाफिरों के साथ फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। माधव और सुबोध को स्टेशन से निकलकर और भी ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। वो दोनों वहां से मेले में जाने वाली एक गाड़ी में बाकी लोगों के साथ बैठ जाते हैं। सुबोध शहर से दूर किसी गांव में ऐसे पहली बार आया था। वो गाड़ी में बैठे हुए बाहर की हर एक चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसको ये जगह शहर से बिल्कुल ही अलग लगती है, क्योंकि यहां सालों पुराने घर और पेड़ उसे दिखाई देते हैं। कुछ घर और दुकानें तो उसे ऐसी भी दिखाई देती हैं जो 100 वर्षों से भी अधिक पुराने थे। सुबोध को कुछ ऐसे भी घर दिखे थे जिनके घर के आंगन में ही नीम और आम के पेड़ लगे हुए थे और शहर की तरह यहां ज्यादा लोग बाग नहीं नजर आ रहे थे। उसको ये देखकर ऐसा महसूस होता है कि शहर और गांव दोनों अलग अलग दुनिया है, जहां 2 अलग तरह के लोग रहते हैं। गाड़ी भी अपनी रफ्तार से सड़कों के कई मोड़ से गुजरते हुए मेले के बाहर रुक जाती है। मेले के बाहर उन्हें रंग बिरंगे पोस्टर नजर आते हैं और वहां हर एक जगह बहुत सजी हुई थी। दूर से ही उन्हें मेले में बज रहे ढोल नगाड़े की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर माधव और सुबोध दोनों ही बहुत उत्साहित हो जाते हैं और जल्दी जल्दी मेले की ओर बढ़ने लगते हैं। मेले के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें बहुत से लोग बाग दिखाई देते हैं।
वहां उन्हें बहुत से विदेशी सैलानी भी दिखाई देते हैं, जो यहाँ की कला और संस्कृति को दूर दूर से देखने के लिए आए हुए होते हैं। वो दोनों जिस ओर भी देखते हैं, वहां उन्हें भारत के अलग अलग राज्यों की दुकानें दिखाई देती हैं, जहां बहुत सी ऐसी चीजें उन्हें देखने को मिलती हैं जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी होती। कुछ देर तक दोनों ये सब कुछ देखते रहते हैं और फिर वो उस जगह पर चल पड़ते हैं जहां बड़े बड़े झूले लगे होते हैं और वहां से लोगों की आवाजें दूर से ही आ रही होती हैं। जैसे ही झूला ऊपर की ओर जाता तो लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती और तब उनकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। सुबोध और माधव जब ये देखते हैं तो उनका भी बहुत मन होता है इस झूले पर बैठने का और वो भी इस झूले पर जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही झूला नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो सुबोध इतनी ऊंचाई देखकर थोड़ा डर जाता है और अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर लेता है। पर माधव ऊंचाई से गांव का खूबसूरत नजारा देख रहा होता है, जहां दूर दूर तक फैले हुए खेत और पेड़ पौधे उसे नजर आ रहे थे। ऐसा दृश्य उसने इतने वर्षों तक शहर में रहने के बाद भी नहीं देखा था। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से निकलकर फूड कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, जहां कई तरह के भारतीय पकवान बने हुए होते हैं। वहां कुछ व्यंजन तो ऐसे भी थे जिनका उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना होता और ना ही कभी देखा होता है। वो कुछ ऐसे ही व्यंजनों का स्वाद लेते हैं जो उन दोनों को ही बहुत पसंद आता है। दोपहर के भोजन के बाद माधव और सुबोध फिर मेले में हो रहे आयोजनों को देखने में व्यस्त हो जाते हैं। तब तक मौसम और भी अच्छा हो जाता है और हवाएं भी तेज चलने लगती हैं। उनकी ट्रेन रात के 11 बजे की होती है, तो वो निश्चिंत होकर मेले में घूमते रहते हैं। मेले में एक और सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन होता है, जहां बहुत से लोग उस आयोजन को देख रहे होते हैं। तो दूसरी ओर खेल प्रतियोगिता हो रही होती है, जहां बड़े और बच्चे मौजूद होते हैं। वो दोनों एक स्टेज के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, जहां एक लड़का रविंद्र संगीत बंगला भाषा में गा रहा होता है। वो संगीत उनको इतना पसंद आता है कि वो दोनों बहुत देर तक उस गीत को सुनते रहते हैं और गीत समाप्त होने के बाद वहां से आगे बढ़ जाते हैं। माधव जब से इस मेले में आया था, तब से वो उन खानाबदोश लोगों को ढूंढ रहा था जो उसे अभी तक मेले में नहीं दिखे थे। वो सुबोध के साथ मेले का पूरा चक्कर लगा लेता है, पर बचपन के दिनों की तरह वो कालबेलिया जो सांप का खेल दिखाया करते थे और ना ही कलंदर लोग
जो भालुओं और बंदरों से करतब दिखाया करते थे। अब तक माधव को कहीं नजर नहीं आए थे, जिन्हें खास तौर पर देखने के लिए वो इस मेले में बचपन के दिनों में आया करता था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। मेले में आधुनिक संगीत के कार्यक्रम तो हो रहे थे, पर उसमें पहले की तरह भोपा समूह नहीं था, जो पहले कभी स्थानीय देवताओं के प्राचीन गीत गाया करते थे। और कुछ गीत तो ऐसे भी थे जो हमारी प्राचीन सभ्यता को दर्शाते थे, पर वो आज उन भोपा लोगों के साथ विलुप्त हो चुके थे। सुबोध माधव को गहरी सोच में डूबा हुआ देख उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? माधव जवाब देता है, मैं खाना बदोश लोगों के बारे में सोच रहा था। सुबोध कहता है, उनके बारे में तुम क्या सोच रहे हो अभी? माधव कहता है, जब मैं बचपन में इस मेले में आया करता था तो ये खाना बदोश लोग हाथी, घोड़ा, बंदर, भालू और ऊंटों के साथ मिलकर तरह तरह के करतब दिखाया करते थे, जिसे देखने के लिए लोग बाग दूर दूर से यहां आया करते थे। पर ये खाना बदोश लोग अब कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर सुबोध जवाब देता है, देखो माधव, जैसे जैसे हमारे देश में विकास हुआ, ये खाना बदोश जनजातियां अपने पारंपरिक कामों से हाथ धोती गईं और रेडियो, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के आने से मनोरंजन के लिए किसी के पास भी जादू दिखाने वाले, नाटक वाले समूह और कलंदरों को देखने के लिए समय ही नहीं रहा। फिर धीरे धीरे लोगों का काम शहर से कस्बों, कस्बों से गांव और बाद में ऐसे स्थानों में पहुंच गया जहां इनका काम लगभग खत्म ही हो गया। और फिर अब इन खाना बदोश लोगों ने भी समय के साथ दूसरे नए काम करना शुरू कर दिए हैं। माधव ये बात सुनकर कुछ देर खामोश हो जाता है और सुबोध से कहता है, तुम ठीक कहते हो, समय के साथ बहुत कुछ अपने आप बदल जाता है। और वो दोनों चलने लगते हैं। कुछ दुकानों के बाद उन्हें खिलौनों की कतार से लगी बहुत सी दुकानें दिखाई देती हैं, जहां बहुत सारे बच्चे और उनके माता पिता होते हैं, जो तरह तरह के खिलौने खरीद रहे होते हैं। कोई बच्चा बंदूक ले रहा होता है तो कोई टेडी बियर या फिर रिमोट से चलने वाली गाड़ियां। पर माधव को कहीं भी मिट्टी से बने खिलौने नहीं दिखाई देते, जो पहले कभी कुछ बंदा समुदाय के लोग अपने हाथों से बनाया करते थे, जिसमें उनका हुनर दिखाई देता था। पर अब तो हर जगह प्लास्टिक के ही खिलौने उसे नजर आ रहे थे। और अब
धीरे धीरे शाम होने लगी थी और सूर्यास्त होने वाला था। हर तरफ दिन के उजाले की जगह रात का धीमा धीमा अंधेरा फैलने लगा था। तब तक मेले में हर तरफ लाइट्स जल चुकी थीं और मेले में हर तरफ दिन से भी ज्यादा तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। वो दोनों एक चाय की दुकान पर रुककर चाय पीते हैं। जनवरी के सर्द मौसम में उन्हें ये चाय और भी अच्छी लगती है। अब आसमान में भी तारे दिखने लगे थे और जैसे मेले की सजावट में बहुत सी छोटी बड़ी लाइट्स जलते हुए टिमटिमा रही थीं, वैसे ही आसमान में बहुत से तारे टिमटिमा रहे होते हैं। कुछ देर मेले में घूमने के बाद जब बहुत रात हो जाती है तो वो भी बाकी लोगों की तरह मेले से निकलकर रेलवे स्टेशन जाने वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं। मेले में घूमकर दोनों को ही बहुत मजा आता है और दोनों अगले साल भी इस मेले में आने का निश्चय कर लेते हैं। रात के समय ठंड और बढ़ने लगती है और ये जगह उन्हें बहुत अच्छी लगती है। सुबोध माधव से कहता है, कितनी अजीब बात है ना, जो जगह हमें दिन की रोशनी में दिखाई देती है वही रात के घने अंधेरे में कितनी अलग सी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा रूप ही बदल गया हो। माधव भी इस बात से सहमत होता है और कहता है, रोशनी और अंधेरे दोनों की ही अपनी अलग खूबसूरती होती है। गाड़ी जब सड़क पर तेज रफ्तार में चल रही होती है तो रात के उस अंधेरे में दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स ही जल रही होती हैं, जो दूर से देखने पर उन्हें किसी सितारों से कम नहीं लगती। गाड़ी कुछ ही देर बाद उन्हें फिर उसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ देती है, पर इस समय यहां दिन की तरह ज्यादा लोग नहीं होते। वो स्टेशन काउंटर से अगरतला की 2 टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ चले जाते हैं। अगरतला जाने वाली ट्रेन के आने में 10 मिनट का वक्त होता है, तो वो दोनों एक खाली बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। दोनों ही घूम फिरकर बहुत थक जाते हैं, फिर भी उनका मेले से आने का मन नहीं हो रहा था। कुछ ही देर बाद ट्रेन जोर से हॉर्न बजाते हुए प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो जाती है, तो वो दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। इस बार ट्रेन पूरी ही खाली होती है और कुछ ही लोग उसमें कहीं कहीं पर बैठे नजर आते हैं। वो दोनों ट्रेन के कोच में जाकर खिड़की के पास एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं और कुछ ही देर बाद ट्रेन चल पड़ती है। वो दोनों कुछ देर तक आपस में बातें करते रहते हैं और कुछ देर बाद सुबोध अपनी डायरी में मेले की इस यात्रा के बारे में
लिखने लगता है और बाद में एक खाली सीट पर जाकर लेट जाता है। कुछ ही मिनटों बाद सुबोध गहरी नींद में सो जाता है, पर माधव अभी भी खिड़की से बाहर की तरफ कहीं दूर से आती हुई रोशनी को देख रहा होता है। रात के वक्त तेज ठंडी हवाएं चल रही थी और ट्रेन के पहियों से आती आवाज उन तेज हवाओं की ध्वनि से मिलकर माधव के कानों में एक धुन की तरह सुनाई दे रही थी। अगरतला स्टेशन आने में अभी बहुत वक्त बाकी था। वो भी खिड़की के पास अपना सर रखकर उन खाना बदोश लोगों के बारे में सोचते सोचते गहरी नींद में सो जाता है और ट्रेन रात के अंधेरे में अपनी गति से चलती रहती है। तो दोस्तों, अभी आपने एक प्यारी सी कहानी खाना बदोश सुनी है। आशा है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई हैं। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही हैं। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपने अपनी दोनों आंखों को धीरे से बंद कर लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।